अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोज़गारी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है, तो ये हम बारी बारी से आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेरोज़गारी होती क्या है ये। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे हम इस ए और दूसरा व्यक्ति बी, अगर ही इन दोनों की बात करें, मान लो अगर कोई ए व्यक्ति है, ये हर प्रकार से काम करना चाह रहा है, तो क्या होगा, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या आपका सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा उसको किसी भी रूप में। अगर मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मान लियो ये बीटेक है और ये चाह रहा है कि भाई हमको चपरासी की नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है, तो ए क्या कहलाएगा, ए जो है पूर्ण रूप से बेरोज़गार होगा। वहीं पर अगर हम बी की बात करें, अब बी देखो हाई स्कूल पास है और इसको हो सकता है कहीं ना कहीं काम मिल रहा हो, लेकिन ये भाई अपनी अड्ड में है कि भाई हाई स्कूल पास है तो हम चपरासी वाला काम नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, इसको काम मिल रहा है लेकिन काम करना नहीं चाह रहा है, तो ये बेरोज़गार नहीं होगा। तो यही ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो क्या हो, यहाँ पे देखते हैं, सामान्य रूप से बेरोज़गारी का आशय है उत्पादन कार्य में ना लगा होना। मतलब अगर कोई कहीं पर भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उस कार्य या उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति का ना लगा होना, तो वो स्थिति क्या होती है, बेरोज़गारी की होती है। यानी वो व्यक्ति जो है अगर वहाँ पे नहीं लगा हुआ है, कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या है, वो बेरोज़गार है। परंतु केवल कार्यहीनता से या अप्रयुक्त श्रम का मतलब जो उसके लायक नहीं है की मात्रा से ही बेरोज़गारी को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यहाँ गैर रोजगार की अवस्था भी हो सकती है। अब इस स्थिति में देखें तो बेरोज़गारी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है ऐच्छिक बेरोज़गारी और दूसरा आपका अनैच्छिक बेरोज़गारी। अब ऐच्छिक बेरोज़गारी में क्या होता है समझते हैं इसको, यानी कि वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जब कोई श्रमिक किसी भी उत्पादन कार्य में कार्य करना ही ना चाहता हो, यानी कि भाई उसको काम मिल रहा है लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहा है, रोज़गार प्राप्त करने की इच्छा ना हो या प्रचलित मजदूरी पर काम करना ना चाहता हो, तो इस स्थिति में क्या होती है, ऐच्छिक बेरोज़गारी होती है। अब इसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, जो साधु संत होते हैं, जो भिखारी होते हैं। भाई देख रहे हो हट्टे कट्टे साधु लोग हैं या कोई भीख मांग रहा है, तो भाई कहीं मजदूरी कर लो जा करके, 200-400 रुपये मिल जाएगा, नहीं लेकिन उनको मांगना है वो, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, ऐच्छिक बेरोज़गारी के अंतर्गत। लेकिन जो अर्थव्यवस्था में है, जैसे आप पढ़ते हो कि न्यूज़पेपर में कि भारत की जो बेरोज़गारी दर है वो 6%, 7%, 8% की दर से बढ़ रही है, तो उस दर में यानी कि जो बेरोज़गारी मापी जाती है उसमें इस प्रकार के बेरोज़गारों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जो साधु संत और भिखारी होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको काम मिल सकता है, कहीं मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं करना है, उनको भीख ही मांगने में मज़ा आता है। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है, किसी भी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोज़गारी को सामान्य बेरोज़गारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि उसमें काउंट नहीं करेंगे बेरोज़गार में इनको। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनैच्छिक बेरोज़गारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हों, परंतु उस मजदूरी पर भी उन्हें कार्य ना मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जैसे आज की स्थिति में देख रहे हो, लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीटेक किए हुए, हर चीज़ हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं काहे की, एसएससी की। अब एसएससी में तैयारी हो गए भाई, दो 3 साल हो गए, अब उनको नहीं मिल रहा है, तो ये लोग क्या सोचेंगे, भाई एमटीएस की ही मिल जाए तो हम कर लेंगे। मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी एक चपरासी की नौकरी करने के लिए राजी हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो लोग किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे अनैच्छिक बेरोज़गारी के अंतर्गत। यानी कि जो व्यक्ति, जो श्रमिक, जो कैंडिडेट काम करना चाह रहा है लेकिन उसको चाहते हुए भी काम ना मिले, किसी भी उसको स्थिति में मिल जाए काम, उसके लायक हो या ना हो, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो वो कैसी होगी, वो अनैच्छिक बेरोज़गारी होगी। और इस स्थिति को, यानी कि इस प्रकार की बेरोज़गारी को खुली बेरोज़गारी भी कहा जाता है। और ये जो है, ये वाली बेरोज़गारी, इसको उस परसेंट में जो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि 6-7% जो आता रहता है हर देश का डाटा, उसमें इन्हीं लोगों को काउंट किया जाता है। जो आपकी अनैच्छिक बेरोज़गारी है, ये कुछ के हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे संरचनात्मक बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, शिक्षित बेरोज़गारी और लास्ट आपका है घर्षणात्मक बेरोज़गारी। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं क्या इसमें सिस्टम है। तो सबसे पहला आता है संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोज़गारी को
संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। अब आज से अगर आप 10 साल पहले देखो, जो बैंक सिस्टम था, जो बैंक के खाते थे, निकासा डाली, जो भी पैसा हम लोग करते थे, वो सब आपका एक रजिस्टर में मेंटेन होता था, ठीक है। यानी कि जितने भी अकाउंट होल्डर थे उन सभी की डिटेल किस में होती थी, एक बहुत मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे, उसी में रजिस्टर में सभी का डिटेल होता था। अगर मान लीजिए आप पैसे जमा करने जाओगे तो एक जो क्लर्क वहाँ पे होता था वो उसमें एंट्री करेगा, बाद में पास करेगा, वो भी एंट्री, यानी कि 2-3 बार एंट्री होती थी। तो उसके लिए काफ़ी मैन पावर चाहिए होगा। मान लो अगर छोटा सा बैंक है, कोई एक यूनिट मान लीजिए SBI का कोई भी ब्रांच है किसी लोकल में, तो वहाँ पे कम से कम 20 से 30 क्लर्क होते थे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जैसे कि समय आगे बढ़ा तो क्या वो कंप्यूटर आ गए, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया गया, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। हुआ क्या भाई, पूरा का पूरा जितना डाटा था वो एक कंप्यूटर में समा गया, और एक कंप्यूटर को केवल एक ही आदमी यानी कि एक ही क्लर्क चला सकता है जो उसके लिए एलिजिबल है, जो जिसको चलाना आता होगा। तो बाकी के बाकी जितने भी मालिक 20 थे, तो 20 में से जो एक शिक्षित था वो बचेगा कंप्यूटर के लिए, बाकी 19 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी जो कैसी है, ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। कई सारे, ये तो मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, कई सारे जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे सब इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, और वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार निकल के बाहर आए। और ये जो बेरोजगारी आपकी है वो दीर्घकालीन होती है। क्योंकि भाई जो अंकल लोग थे, जो बुढ़े सर थे, जो क्लर्क थे, उनको भाई इतनी जल्दी कंप्यूटर नहीं सीख सकते। वो जो 30, 40, 50 साल का होगा उसको समझाओगे कंप्यूटर नहीं समझेगा वो, तो क्या स्थिति वो बस से बदतर होती चली जाएगी। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा गया। और भारत में मुख्य रूप से इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आप, कि भारत में मुख्य रूप से यानी कि पूरे क्षेत्र में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, यानी कि मुख्य रूप से एवरेजन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका आंसर वहाँ पे क्या निकल के आना चाहिए, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है का प्रच्छन्न बेरोजगारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। इसमें होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, बाद में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के कृषि क्षेत्र में। अब जैसे मान लो कोई गांव में एक घर है ये, और उस घर का एक मुखिया होगा, मान लीजिए पहले शादी हुई उसकी, और एक हस्बैंड और एक वाइफ है। उसके बाद ये मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, ठीक है। आराम से अगला आदमी सिंगल रूप से कर लेता था, जो भी उसमें मान लीजिए 10 कुंटल गेहूँ निकलता था, ठीक है। बाद में इसका एक लड़का हुआ, लड़का या लड़की कुछ भी समझ लीजिए, तो कुछ साल के बाद में 10-15 साल के बाद में बाप और बेटा 2 हो गए ना, तो दोनों इसमें खेत में लगे रहे। फिर से भाई मान लीजिए गेहूं तो उतना ही होगा, जो भी अनाज हो रहा होगा 10 ही कुंटल होगा ना, 10 से 20 कुंटल थोड़ी होगा। बाद में क्या हुआ, एक और लड़का हो गया, या मान लीजिए इसकी शादी हो गई और इसका एक लड़का हो गया, तो 3 लोग हो गए। तो फिर तीनों लोग इसमें फिर से लग गए, इसी 1 एकड़ खेत में। फिर से भाई गेहूँ तो उतना ही होना ना, 10 कुंटल। तो आप ये बताइए, जब जो किसान था इस 1 एकड़ खेत में जब अकेला काम करता था तब भी आपका अनाज 10 कुंटल होता था, जब 2 लोग किए तब भी अनाज 10 कुंटल हुआ, जब 3 लोग किए तब भी अनाज 10 कुंटल हुआ। फिर ये बताओ, जब अकेला 10 कुंटल था तो 3 लोगों में 10 कुंटल, फिर 2 लोगों का कहाँ गया। यानी कि भाई अगर 3 लोग हैं तो 30 कुंटल होना चाहिए, 2 लोगों की उत्पादकता कहाँ गई, नहीं दिखी ना किसी को। इसीलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है। भाई गाँव में लगता है कि भाई पूरा घर लगा हुआ है, सभी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर 10 लोगों की जगह पे 5 लोग भी वही काम करें खेत में, तो सेम टू सेम उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना वो 10 लोग कर रहे हैं। अब इस यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने आपको डिटेल से समझाया उसमें। जॉन रॉबिन्सन, ये नाम याद रखना, ये आपके जो हैं अर्थशास्त्री हैं, इन्हीं के द्वारा 1936 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। यानी कि इस प्रकार का जो बेरोजगारी है इन्होंने ही वहाँ पे अच्छे से समझाया था लोगों को। तो नाम याद रखना, जॉन रॉबिन्सन, और 1936। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि मानिए 1, 2, 3 मैंने बताया था आपको कुंटल के हिसाब से, लेकिन वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है। भाई जब अकेला कर रहा था तो 2 लोग क्यों घुसे उसमें। लगे हुए श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता नगण्य होती है, यानी कि शून्य होती है, कुछ नहीं निकल रहा। भाई जब 1 लोगों पे 10 कुंटल हो रहा है,
3 लोगों पे भी 10 कुंटल हो रहा है, तो 2 लोग बचे, उनकी जो उत्पादकता है वो 0 हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है सब। यह आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, या आप जो है आप हटा दीजिए, यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो आपके कृषि क्षेत्र हैं वहीं पर ये बेरोजगारी आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कृषि क्षेत्र या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कौन सी बेरोजगारी आपकी निकल के आएगी, प्रच्छन्न, अदृश्य या छिपी हुई, कोई भी नाम अगर ऑप्शन में होगा तो आप वहाँ से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है शिक्षित बेरोजगारी। अब इसमें क्या होता है, इसको अच्छे समझिए। अगर आपको याद हो, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शायद आई थिंक 2015 या 16 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, कुछ 1000 या 2000 थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए उसमें लगभग 300 लोगों ने, जो 300 लोग थे उसमें पोस्ट ग्रेजुएट थे, यानी कि पीजी थे, पीएचडी किए हुए थे 300 लोग, उन्होंने फॉर्म डाला था। अब समझ सकते हो कहाँ किस हद तक बेरोजगारी भारत में बढ़ी हुई है। तो हम इसे क्यों बताया कि अभी आपको पता चलेगा किस लिए मैंने ये पॉइंट उठाया। श्रमिकों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर कार्य न मिलना शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए जिन्होंने पीएचडी किया था, उन्होंने क्या किया भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी यानी कि चपरासी के नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया। भाई ये पीएचडी किया, किसी एक सब्जेक्ट में इन्होंने महारत हासिल की है, लेकिन वहाँ पे क्या करने जाएंगे, जो ऑफिसर होंगे उनको चाय नाश्ता करवाएंगे, फाइल वहाँ पे उठा के इधर से उधर रखेंगे, टेबल साफ़ करेंगे, पानी पिलाएंगे। तो क्या रियल में इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता पानी पिलाने लायक है, या क्या रियल में इनकी योग्यता टेबल और कुर्सी साफ़ करने की है? भाई यही चीज़ है यहाँ पे। भाई अगर ये पीएचडी किए हैं तो इनको पीएचडी की योग्यता के अनुसार जॉब मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिली ना, तो ये यहाँ पे निकल के आता है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिलना आपकी कौन सी बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट आता है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है भाई, इसमें बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षण बेरोजगारी के अंतर्गत रखा है, यानी घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बाज़ार में कभी कभी क्या होता है, मूल्य का उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उससे क्या होगा, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी महंगे हो गए तो उनकी बिक्री बंद हो गई। जब उनकी बिक्री बंद हो गई तो जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो यूनिट भी बंद करनी पड़ेगी, यानी कि वो कंपनी या फैक्ट्री कुछ भी वहाँ पे कारखाना वगैरह हो तो बंद करना पड़ेगा। जब कारखाना बंद हो गया तो वहाँ के जो मज़दूर थे उनको भी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। जब मज़दूर भी निकल गए तो जो निकले हुए मज़दूर हैं वो क्या हो गए, वो आपके बेरोज़गार हो गए। तो यही चीज़ आपकी जो होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका सेशन हुआ बेरोजगारी के अंतर्गत। मैंने आपको बताया कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है और भारत में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए।